जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से जाकर देख सकते हो। और आगे भी ये कंटिन्यू चलती रहेगी। और यदि आप ये रोजाना 20 मिनट का समय निकाल कर देखते हो तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप अपने गणित और रीजनिंग के 20 में से 20 कन्फर्म कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन और नए नए तरीके देखने को मिलेंगे जिनसे आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे रोजाना। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो उनकी प्लेलिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इन सभी वीडियो की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो गणित का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 1015 और 29 है। एलसीएम दिया गया और एचसीएफ दिया गया। कितना दिया गया? एलसीएम है 1015, एचसीएफ है 29 और एक संख्या दी गई है 145। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। आप अच्छी तरह से जानते हो कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में HCF इंटू LCM बराबर हम क्या लिखते हैं? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो HCF और LCM दोनों दिया गया 1015 इंटू कितना दिया गया? 29। उसमें यदि हम एक संख्या का भाग देंगे तो क्या निकल कर आएगी? दूसरी संख्या निकल कर आएगी। और यदि दोनों संख्या दी गई है और इनमें से एक दिया गया है तो उनको गुणा करवाना, इनमें से एक का भाग देंगे तो दूसरा निकल कर आ जाएगा। HCF पूछेगा तो HCF आ जाएगा, LCM पूछेगा तो LCM आ जाएगा। चाहे जो कुछ हो, दो साथ में दिया गया उन्हें गुणा करना, अकेला दिया गया उसका भाग देना। ठीक है, यही नियम आपको अपनाना है। 29 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा? 29 एकम 29, 29 पंजे 145, 5 बार। 5 का भाग देना 1015 में, 5 दूने 10, एक में भाग नहीं जाएगा, 15 में 3 बार जाएगा। 203 आएगी दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा ही यदि पढ़कर आप सरल करते हो तो आसानी से उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता के पास 100 संतरे और उसने 100 संतरे खरीदे कितने रुपए में? 80 रुपये में। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 रुपये आ गया। यदि उनमें से 20 सड़े हुए, 100 में से 20 क्या खराब निकल गए, अब कितने संतरे बचे उसके पास? 80 संतरे बचे। और इन 80 संतरों को इसे बेचना, कितने रुपए में बेचना? 25% लाभ में बेचना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% है, जो कि कितना? 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 25% लाभ। 100% क्रय मूल्य होता है और 25% लाभ, मतलब कितना हो जाएगा? 80 का 125% हो जाएगा। बट्टे क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। क्या निकल कर आएगा? विक्रय मूल्य निकल कर आएगा। ठीक है, कितने संतरों का आएगा अभी बताते हैं। 0 से 0 काट देंगे। 5 के पहाड़े से 125 कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 10 कट जाएगा 2 बार। 2 से 8 4 बार कटेगा। 25 चौके 100 रुपये में उसे बेचना होगा। क्रय मूल्य 80 रुपये, विक्रय मूल्य 100 रुपये है। अब कितने संतरों का विक्रय मूल्य है? कितने बचे? 100 तो हमारे पास थे, 20 खराब हो गए, मतलब 80 संतरों को 100 रुपये में बेचना। तो एक संतरे को कितने रुपए में बेचेंगे? भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे। 8 एकम 8, कितने शेषफल बचेंगे? 2। 0 उतार देंगे, कितने हो जाएंगे? 8 दूने 16, 4 शेषफल बचेंगे। 8 पंजे 40। 1.25 रुपये में प्रत्येक संतरे को उसे बेचना होगा, तभी उसे क्या होगा? 25% का लाभ होगा, अर्थात 100 रुपये बटेंगे। 1.25 को यदि हम 80 से गुणा करते हैं तो भी कितने आएंगे? 100 रुपये आएंगे। 100 रुपये में बिकेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार संख्याओं 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए?
क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, हो सकता है आपके लिए नया भी हो सकता है, आपको कभी नहीं देखने को मिल रहा, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन आने जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावनाएं भी रहती हैं। क्या दिया गया है कि 4, 8, 12 और 22 समानुपातिक है। समानुपातिक का मतलब क्या हो जाएगा, 4:8 समानुपात 12:22। ठीक है, इस प्रकार हमें बनाना ये है नहीं अभी। कैसे नहीं है, हमने पढ़ा है कि बाह्य संख्याओं का गुणनफल बराबर आंतरिक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 12 × 96 होती है, परंतु 22 चौके तो 88 होती है, बराबर नहीं है। बराबर इसे हमें बनाना है। और किस प्रकार बनाना, प्रत्येक संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो दो तरीके होता है। एक तो होता है कि हम x मान ले, y मान ले, z मान ले, जो भी मान कर हल कर ले। एक हमारे पास सीधा सीधा तरीका है। सीधा कौन सा है, हमने पढ़ा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का कितना हो जाएगा, 22 चौके 88, और आंतरिक पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 12 8 96। ठीक है, यह तो हो गया। अब इन दोनों का अंतर हमें देखना, कितना हो गया अंतर, कितना हो गया, 88 और 96 का अंतर हो गया हमारे पास 8। और क्या करना, अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 4 का अंतर हो गया 4, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इनका अंतर, इन दोनों के अंतरों का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के अंतरों का अंतर हो जाएगा 6। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 8/6, अर्थात हम काट देते हैं 2 के पहाड़े से 4/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने किया बाह्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, 22 चौके 88। हमने किया आंतरिक पदों का गुणनफल कितना हो गया, 12 8 96। अंतर कितना निकल कर आ गया, 8। ठीक है, और हमने क्या किया, पहले पदों का दोनों का अंतर निकाला, कितना है, 8 और 4 का 4। बाद वाले पदों का अंतर कितना है, 12 और 22 का 10। इनका अंतर इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 और 4 का अंतर 6, 8/6 उत्तर आया। ठीक है, 2 के पहाड़े से 8 4 बार कट गया और 6 3 बार। यही इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक संख्या में यदि हम 4/3 जोड़ेंगे तो ही उत्तर आएगा। कैसा भी क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना, आसानी से कुछ ही सेकंडों में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,500 रुपये पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। आपको बार बार बताया गया कि जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न होता है, ऐसी स्थिति में दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, r²/100 के बराबर होता है। ठीक है, r²/100% के बराबर होता है। तो r क्या होगी, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 100/100 का मान कितना हो गया, 1% होगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्षों का अंतर, यदि 10% दर दी गई है तो किस पर 1% होगा, हमेशा मूलधन 100% होता है। मूलधन कितना होता है यहाँ पे 8,500, और 8,500 का 1% कितना हो जाएगा, 85 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 वर्षों का अंतर कितना होगा, 85 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, छोटी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है कि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर r²/100% के बराबर होता है। और ये आपके बार बार काम आने वाली है और बार बार बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे देखिए 48 लोग 17 दिन काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा 6 दिन बाद, तो 17 में से ये 6 दिन काम कर चुके हैं, तो अब कितने दिनों में करेंगे ये 48 लोग काम। अब यदि पूरे 48 लोग लगे रहे तो 17 में से 6 दिन तो कर चुके हैं, और बाकी कितने बच गए, 11 दिनों में ये निपटा देंगे। परंतु ये बोल रहा 4 कामगार छोड़ देंगे, तो 48 में से 4 छोड़ दिए तो बाकी कितने बचेंगे, 44। तो 44 कितने में करेंगे, 44 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 48 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 12 दिनों में काम संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपके पास चाल से संबंधित 3 स्थितियाँ होगी। कौन कौन सी होगी, एक तो दूरी होगी, एक चाल से संबंधित आपके क्या होता है, समय होता है, और एक चाल खुद होती है। ठीक है, 3 हो गए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यह हमने सूत्र पढ़ा है।
अब यदि हमें समय ज्ञात करना हो तो ये समय यहाँ आ जाएगा, दूरी बटा चाल आ जाएगी। परंतु यदि कुल दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी इधर आ जाएगी और क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। समय को यदि चाल से गुणा करा देंगे तो कुल दूरी आ जाएगी। और एक चीज़ आपको ट्रेन से संबंधित मैंने बार बार बताई है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी बिंदु को, किसी एक खंबे को पार करती है तो ऐसी स्थिति में कुल दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई। परंतु जब प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज इन चीज़ों को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में उस प्लेटफॉर्म, सुरंग, ब्रिज जो भी दिया गया उसकी लंबाई भी जुड़ जाएगी। यहाँ पे चाल दी गई है और समय दिया गया तो हम दूरी निकाल लेते हैं। चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, समय सेकंड में उत्तर आएगा मीटर में, तो हमें क्या करना होगा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, मतलब 5/18 से गुणा करना होगा। इंटू समय दिया गया 24, तो कुल दूरी निकल कर आ जाएगी। 6 के पहाड़े से 24 4 बार, 18 3 बार, 3 के पहाड़े से 66 22 बार, 22 पंजे 110, और 110 को 4 से गुणा करेंगे तो 440 क्या आ गई, कुल दूरी निकल कर आ गई। और आपको बताया है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 300, तो 440 में से 300 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 140 क्या बच गई, गाड़ी की लंबाई बच गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित यात्रा पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत का सूत्र तो मैंने आपको बताया कि राशियों का योग बटा संख्या, परंतु यहाँ पे योग बटा संख्या करेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, आप जोड़ोगे 5 और 3 8, 8 में दिया हमने 2 का भाग 4 आ गई, परंतु 4 आएगी नहीं, आपके ऑप्शन में भी नहीं दिए 4 तो मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ निश्चित दूरी तय करा, अब दूरी आपको मान लेना है। ठीक है, और किस प्रकार मानेंगे आप, हर बार 100 नहीं मानोगे, हर बार 10 नहीं मानोगे, कुछ जगह तरीके चेंज होते हैं मानने के भी। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मानना होता है और मानने का कुछ नहीं जाता। हम गणित में जहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है हम मान सकते। तो दूरी कितनी हो गई, ऐसी दूरी मानेंगे जिसमें 5 का भाग भी जाएगा और 3 का भाग भी जाएगा ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो 5 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, मान लो वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, जाते समय 5 की स्पीड से जाता है तो कितना समय लगेगा, 5 की स्पीड से लगेगा उसे 3 घंटे। आते समय ये 3 की स्पीड से आता है तो कितना लगेगा, 5 बार जाएगा 5 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया, 5 और 3 8। दूरी कितनी हो गई, दूरी हमने 15 मानी, 15 गया और 15 वापस आया, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 30 में 8 का भाग जाएगा 3 बार जाएगा, 8 3 24, पॉइंट लगा दिया। 6 से असफल बचेंगे, 7 8 56 और 5 8 40, 3.75 किलोमीटर प्रति हावर होगी। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। और यदि आप ट्रिक लगाओ तो सीधा सीधा क्या करना, 2 को गुणा करना, 2 इंटू पहली चाल इंटू दूसरी चाल। पहली चाल कितनी है 5 और दूसरी चाल कितनी है 3, बट्टे क्या करना, बट्टे देना है दोनों चालों का योग, 5 और 3 8 का योग कितना, 5 3 15, 15 2 30, 30 में 8 का भाग देंगे 3.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष में एक मूलधन 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10% ज़्यादा। अभी अभी एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब समय 2 ही वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, R²/100% के बराबर होता है। R²/100% के बराबर। और ज़्यादा कौन होगा, आप सभी जानते हो कि ज़्यादा तो चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा, साधारण ब्याज ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आर कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर बट्टे क्या करना 100। ठीक है, 5 का स्क्वायर बट्टे 100, 2 जीरो है तो 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 0.25% ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा दिया गया, 10 रुपये ज़्यादा दिया गया, तो 0.25 का 10 में भाग देंगे और गुणा किससे करवा देंगे, गुणा करवा देंगे 100 से, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है। यह पॉइंट हटाकर 2 जीरो और लगा दो, इसे 1000 बना दो, 25 चौके 100, 40 को 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपये मूलधन होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। और इस संडे को आपके साधारण ब्याज से संबंधित RS अग्रवाल की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे। फिर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साधारण ब्याज से संबंधित उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि राम ने कृषि उद्योग में या किसी उद्योग में, एक ही बात है। ठीक है,
5 महीने के लिए 6,000 रुपये लगाता है और श्याम 6 महीने के लिए 5,000 रुपये लगाता है। तो दोनों का लाभ में अनुपात क्या होगा? बराबर ही होगा। कैसे होगा? राम 5 महीने के लिए लगाता कितना? 6,000 रुपये। तो कुल पूंजीगत लाभ में हिस्सा कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। ठीक है। और श्याम क्या करता? 6 महीने के लिए लगाता है। कितने लगाता है? 5,000। तो इन्हें भी गुणा करवा दो, कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। तो दोनों का अनुपात कितना हो गया? बराबर आ गया, 3:3, अर्थात हम कह सकते हैं 1:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 1:3:4:6 है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की अंतर ज्ञात करना। ठीक है, बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति की उम्रों का अंतर ज्ञात करना है। तो 4 व्यक्तियों की औसत 42 है तो कुल योग कितना हो जाएगा? 42 चौके कितने हो जाएंगे? 42 चौके होते हैं 168। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अनुपात कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 8 और 6 कितने हो गए? 14। 168 में हम दे देंगे 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 14 1 कम 14, 14 दूनी 28। 1 का मान आ गया 12। तो सबसे छोटे व्यक्ति का अनुपात कितना? 1 है, तो 12 1 कम 12 ही होगा। सबसे बड़े का अनुपात कितना? 6। 12 छक्के 72। तो 72 में से 12 घटा देंगे, कितने अंतर आ गया? 60 वर्षों का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हो सकता है दादाजी और उसका पोता हो, कुछ भी हो, जो मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42 का मान ज्ञात करना है। देखिए, इसे कुछ ही सेकंडों में आसानी से किस प्रकार सरल करेंगे। हमें यहाँ पे देखना क्या क्या दिया गया। एक तो 73 दिया गया और एक दिया गया 42। ठीक है, 73 इंटू 73 क्या दिया गया? 73 का स्क्वायर प्लस 42 इंटू 42 42 का स्क्वायर माइनस क्या? 73 और 42। तो 73 को हम ए मानते हैं, 42 को बी मानते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही दिया गया, 2 इंटू 73 इंटू 42। इसे हम किस प्रकार लिखते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो ए आ गया 73, बी आ गया 42। तो 73 माइनस क्या कर देंगे? 42 का होल स्क्वायर। और 73 में से 42 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 31। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 मीटर और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल से संबंधित सबसे शानदार क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए, हम इसे सरल किस प्रकार करेंगे। एक बगीचा गोलाकार है, ये मान लो एक बगीचा, इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, ये है रास्ता। अब ये बोल रहा है कि यह परिधि है जो बगीचे की परिधि और पथ की आंतरिक परिधि, यह तो है 44 मीटर की, और ये बाहरी परिधि है, ये कितनी है? ये 220 मीटर की है। तो हम कह सकते हैं जो बगीचे की परिधि है ये तो 44 की है और बाहरी पथ वाली होगी 220 की। अब हमें क्या करना? इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वही नियम कि इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, उसके अंदर से बगीचे का घटा देंगे। परंतु पहले हमारे पास दोनों त्रिज्याएं होना जरूरी है। तो हमारे पास एक परिधि दी गई है और 2 परिधियाँ दी गई। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर क्या दिया गया? बराबर 1 का दिया गया 44, और एक और दी गई है बार वाले 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना दिया गया? बराबर 220। आपको क्या करना? वही नियम, जो आर के गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है गुणा में। 22 दूने 44 क्या है? गुणा में है तो भाग में। 7 क्या है? भाग में है तो गुणा में। 44 से 44 कैंसिल, कितनी बच गई? एक त्रिज्या बच गई 7 सेंटीमीटर। किसकी? अंदर वाले बगीचे की। अब बाहर वाली ज्ञात करते हैं। आर के गुणा में क्या है? आर के गुणा में है आपके 22 दूने 44, और भाग में क्या है? भाग में 7। ठीक है, 22 से कम 22 10 बार कटेगा, और 22 दूने 44, 2 बार, 2 का भाग 10 में 5 बार जाएगा, 5 सत्ते 35। तो दोनों त्रिज्याएं आ गई, एक तो 7 सेंटीमीटर आ गई, एक 35 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको क्या करना? दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले बड़े वाले का कर लेते हैं। 22 इंटू πr² होता है क्षेत्रफल, तो 22 इंटू 35 इंटू 35। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 को 35 से गुणा करेंगे, 0 उतार दिया, 11 पंजे 55 और 11 3 33 और 5 कितने होते हैं? 3850 आ गया। अब अंदर वाले का कर लेते हैं। 22/7 इंटू त्रिज्या आई हमारे पास 7 इंटू 7
7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154। अब क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाला घटाएंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। 3850 में से 154 घटाएंगे तो 3696 पथ का क्षेत्रफल राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप इतने कर चुके हो कि आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में उत्तर आ गया। ठीक है, कितना उत्तर आया है, 190 है। अब क्या बेचिए, हानि पर बेचिए, क्रय मूल्य 100% होता है, 5 की हानि मतलब 95 में बेच दी, इंटू क्या कर देंगे, क्रय मूल्य 100 से गुणा कर देंगे। 19 से कम 19 10 बार, 19 पंजे 95, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 100 से गुणा करेंगे, 200 रुपये की घड़ी थी, 190 में बेच दी, घाटा खा लिया 10 रुपये का, अर्थात 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। यह भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताया काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं, केवल 2 व्यक्ति कर रहे हैं, तो सीधा सीधा दोनों को गुणा करवा दो। नीचे क्या पूछा, एक साथ पूछा है तो जोड़कर भाग दे दो, अलग अलग पूछता तो घटा के दे दो। एक साथ पूछा, 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। 5 के पहाड़े से 3 बार, 5 के पहाड़े से 25 5 बार, और 5 से 10 2 बार, 3 दूने 6, दोनों मिलकर 6 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अनुपात समानुपात आसानी से समझ में आ गया। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। आंतरिक पद हो गए 7 × 39 बराबर बाह्य पद क्या हो जाएंगे, 3 × x 3 x। ठीक है, 3 x के गुणा में पक्षांतरण कर दो और भाग में ले आओ, कितनी बार जाएगा, 13 3 39, 13 सत्ते 91, x का उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई है, एक अक्षर छोड़ दिया गया, वो छोड़ा गया अक्षर आपको ज्ञात करना। 94 88 82 76 70, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 88 में से 82 घटाएंगे 6, 82 में से 76 घटाएंगे तो भी 6, 76 में से 70 घटाएंगे तो भी 6, 70 में से 6 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 64, 64 में से 6 घटाएंगे, आगे 58 भी आ रहा, मतलब 64 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाथ के लिए कोहनी तो टांग के लिए क्या होगा। देखिए, हाथ कोहनी से मुड़ता है तो टांग के कहाँ से मुड़ेगी, घुटनों से मुड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। यदि कैलेंडर के लिए कुछ सांकेतिक भाषा में एक शब्द दिया गया तो आगे उसके लिए जो शब्द दिया गया उसका आपको ज्ञात करना। देखिए, CALENDAR को किस प्रकार लिखा गया, पहला अक्षर सी है और इसमें भी सी लिख दिया हूबहू, लास्ट का अक्षर आर है और इसमें भी आर है तो आर लिख दिया, तो पहले और लास्ट के अक्षर सेम होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया। इसमें सी है, इसमें भी सी आर है, तो अपने भी पहला सी होगा, लास्ट का आर होगा। यहाँ पे पहला आई है, नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट का एल है तो ये भी नहीं होगा, इसमें आई है, ये भी नहीं होगा। ये लो, एक ही ऑप्शन निकल कर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया गया, AL को 2 अक्षर उठाया, उल्टा लिख दिया, LA लिख दिया, EN को NE लिख दिया, इसी प्रकार हमने भी लिखा, RI को उल्टा लिखा, फिर UC हो जाएगा, फिर AL हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग दिया गया, मिस प्रिंटिंग ये है कि इसमें IR लिखना था उसके बाद में सी के जस्ट बाद में, परंतु सीधा सीधा मिस प्रिंटिंग के कारण RI लिखा जा चुका है। बाकी ऑप्शन आपका यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, XY के दादा के इकलौते बेटी की इकलौती बेटी है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है कि XY के दादा के इकलौती बेटी। अब दादा की इकलौती बेटी कौन होगी, दादा की इकलौती बेटी या तो बहन, पिता की बहन होगी, जो क्या होगी, हमारी बुआ होगी, या फिर हमारी माँ होगी, या हो सकता है दादा की केवल एक ही बच्चा है तो और कोई नहीं हो तो हमारी माँ भी क्या होगी, सॉरी माँ क्या होगी, माँ तो नाना की बेटी होगी। ठीक है, दादा की इकलौती बेटी कौन होगी, दादा की इकलौती बेटी पिता की बहन होगी, अर्थात बुआ होगी। ठीक है, और इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। ठीक है, और बुआ की बेटी क्या होगी, बुआ की बेटी हमारी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, यही लिखा। वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है। ठीक है, और वाई के दादा के एक ही बच्चा मतलब क्या हो गया, वाई के दादा के एक ही बच्चा मतलब वाई का एक पिता है, वही है, और वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इसके फूफा हो जाएंगे एक्स के। तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स वाई की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी आपस में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास संबंध दिया गया कि ए क्या है, बी का भाई है,
और क्या लिखा, सी ए की माँ। अब सी देखिए ए की माँ है और ए बी का भाई है, तो बी की माँ भी कौन होगी, बी की माँ भी कन्फर्म है सी होगी। ठीक है, डी सी का पिता। अब ये डी क्या हो गया, सी का भी पिता। सी का पिता तो एक का कौन हो गया, एक का नाना हो गया, माता का पिता, और बी का भी क्या हो गया, नाना हो गया। ई बी का पुत्र। अब ये ई बी का पुत्र है, तो ए क्या हो गया, बी का भाई है, तो ए का क्या हो गया, ये भांजा हो गया। अब जो पूछा हमें उत्तर देना, ए से डी का क्या संबंध, ए क्या हो गया, ए से डी का क्या संबंध हो गया, सी के पिता, माता के पिता क्या हो गया, नाना हो गए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, तो ये थे आज के वीडियो के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा आपके आसानी से समझ में आए होंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश भी की है। कुछ आपके सामने पुराने क्वेश्चन आए हैं, कुछ नए क्वेश्चन आए हैं, और इसी प्रकार का आपका पेपर बनना ये भी निश्चित है कि कुछ क्वेश्चन पेपर में भी नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ वो होंगे जो आपको आसानी से आते हैं, कुछ आप कठिनता से हल करोगे। परंतु यदि आप रोज़ाना ऐसे ही क्वेश्चन देखते हो तो एक न एक दिन आपका लेवल इतना बन जाएगा कि आप पूरे 20 में से 20 कन्फर्म करके आओगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब पर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर हम आगे के वीडियो बनाते रहते हैं। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।